नमस्ते, कोनिचिवा। आप सभी को हिंदी दिवस 2021 की अनंत बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में इस वर्ष हिंदी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज हिंदी विश्व के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है और असंख्य लोग मातृभाषा न होते हुए भी इससे अथाह प्यार करते हैं। हिंदी ने न सिर्फ भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, बल्कि भारत को विश्व से जोड़ने में भी हिंदी की अतुलनीय भूमिका रही है। इसलिए भारत को यदि गहराई और पूर्णता से समझना है तो हिंदी ही सबसे सशक्त माध्यम हो सकती है। हिंदी जापान और भारत के पारस्परिक संबंधों की विकास में भी बड़ी भूमिका अदा करती रही है। आज जापान में हिंदी बोलने और समझने वाले अनेक भारतीय संगीत के कलाकार हैं। जापान में अनेक हिंदी फिल्में जापानी उपशीर्षकों के साथ प्रचलित हो रही हैं और आम जापानी लोग उनके माध्यम से भारत की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ जापान में हिंदी अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है एवं टोक्यो विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, टाइतो बुंका विश्वविद्यालय, ताकुशोकु विश्वविद्यालय जैसे अनेक जापानी विश्वविद्यालयों के हिंदी विद्वानों ने भारत के प्राचीन और आधुनिक साहित्य और समाज पर शानदार काम करके हिंदी साहित्य को और भी संपन्न किया है। ऐसे सभी लोग जापान तथा भारत की प्राचीन काल से चली आ रही मित्रता के ध्वजवाहक का काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज के हमारे इस आयोजन में आपको ऐसे कई विख्यात जापानी विद्वानों का भाषण भी सुनने को मिलेगा। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामबर सिंह, जैनिंद्र कुमार, मुक्तिबोध, भीष्म शाहनी और मोहन राकेश इत्यादि प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकारों के अतिरिक्त तमाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों की कृतियां भी जापानी भाषा में अनुवाद करी जा चुकी हैं, जो भारतीय और जापानी समाज को एक दूसरे को समझने में मदद करती है। भारत सरकार का विदेशों में हमारी राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित करती है। हम हर साल इसी तरह हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित रूप से हिंदी दिवस और सम्मिलित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मुझे विश्वास है कि हिंदी हम सभी के जीवन को ऐसे ही जीवंत बनाती रहेगी और आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने दैनिक जीवन में इस सुंदर भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बधाइयाँ। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासु। तुम जागो मोहन प्यारे, तुम जागो मोहन प्यारे, सावरी सुरत मोहे माहीबाई, सुंदर श्याम हमारे, तुम जागो
जागो मोहन प्यारे सा 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 पा 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 गा मा मा गा रे सा गा गा सा 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 नी रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा जागो मोहन प्यारे सा गा मा पा गा मा नी रा सा नी रे सा सा गा मा मा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा जागो मोहन प्यारे सा रे गा रे गा मा गा रे रे गा मा पा मा दा पा मा गा मा पा मा पा दा नी दा पा मा पा दा नी दा नी सा नी दा नी सा नी सा रे सा रे गा रे सा नी दा पा मा गा जागो मोहन सा रे गा गा रे सा पा दा नी दा पा सा रे गा रे सा नी सा दा नी पा दा मा पा गा मा गा रे सा गा मा गा रे सा जागो मोहन प्यारे प्रात समय की मनोदय मगवार बार सा पदे आए तुम्हारे दरस के काज थारे उति नंद किशोरे तुम जागो मोहन जागो मोहन जागो मोहन नमस्ते। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान प्रभावी होने के कारण स्वतंत्र भारत पूरे तौर से गणतंत्र राज्य बन गया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन को इसीलिए याद किया जाता है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान सभा में जो अनुच्छेद पारित हुआ था उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। इस तथ्य के आधार पर यह निश्चय किया गया था कि इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में भविष्य में भी नियमित रूप से मनाया जाए। हिंदी दिवस 2021 के अवसर पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और मेरी ओर से बधाइयों के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं आजादी के बाद जापान में हिंदी के विषय पर बोलने की बात सोच रहा हूं। पर भाषण शुरू करने से पहले आप लोगों को संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूं। अभी सिर्फ जापान या भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रही है। यह दुखद बात ही है कि संक्रमित रोगों और दम तोड़ने वालों की संख्या घटती ही नहीं। ईमानदारी के साथ सभी पीड़ित लोगों को मिजाज पुरसी और देहांत होने वालों और उसके परिवारजनों को संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही इस वक्त भी कोरोना वायरस की आपदा से अग्रपंथी पर जो लोग जूझ रहे हैं उन सभी को हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है निकट भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई में जीत पाकर नई दुनिया में नया जीवन हासिल कर लेंगे। अब मैं आज़ादी के बाद जापान में हिंदी के विषय पर आप लोगों के सामने जापान में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के इतिहास पर एक संक्षिप्त झांकी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही इस प्रवचन में भारत, जापान और विश्व को जोड़ने में हिंदी की भूमिका के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। जैसे कि मैंने अपने आलेख में कई बार लिखा है कि जापान में यूनिवर्सिटी स्तर पर देववाणी यानी संस्कृत भाषा की पढ़ाई सन 1884 में शुरू हुआ था। संस्कृत का प्रथम जापानी प्रोफेसर फ्रेडरिक मैक्सम्यूरा के शिष्य रहे थे। इसके 24 साल बाद यानी 1908 में हिंदुस्तानी भाषा के नाम पर ज़बान उर्दू की पढ़ाई तमिल भाषा के साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में शुरू की गई।
कई कारणों से तमिल भाषा का अध्ययन अध्यापन आगे नहीं चल सका, पर 1911 में हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई का पद बीए में ऊंचा कर दिया गया था। हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया और तब से आज तक नियमित रूप से लगातार पढ़ाई जा रही है। शुरू में हिंदुस्तानी भाषा को उर्दू लिपि में यानी फारसी लिपि में पढ़ाई जाती थी, लेकिन 1920 के दशक में जब प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी जगत में आ पधारे, तब से देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन भी शुरू हो गया। याद रखिएगा, जापान में प्रेमचंद जी को समकालीन महान लेखक के रूप में उनकी रचनाओं को एशिया के लोकप्रिय सामयिक कृति के रूप में देखा करते थे। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जी की 4 कहानियां अर्थात मुक्तिमार्ग मूल कहानी भारत के माधुरी पत्रिका के फरवरी 1926 के अंक में छपी थी। जापानी अनुवाद काइजो नामक मासिक पत्रिका में जून 1928 के अंक में छपा था। दूसरी कहानी मंत्र मूल तो माधुरी के फरवरी 1926 के अंक में छपी थी। जापानी अनुवाद काइजो के अप्रैल 1930 के अंक में और दूसरा अनुवाद अगस्त 1943 में शी आजिया नव एशिया नामक एक मासिक पत्रिका में निकली थी। राजपूत की बेटी और मर्यादे की बेदी, ये दोनों कहानियां स्वतंत्र रूप से अनुदित होकर 1936 में चीन भारत कहानी संग्रह नामक एक पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। इस तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में प्रेमचंद जी की मूल कहानी छपने के तुरंत बाद जापानी भाषा में अनुवाद की जाती थी। देखिए, अंग्रेजी भाषी देशों में यह हुआ ही नहीं था। भारत का संविधान जारी होने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में औपचारिक रूप से स्वतंत्र विभाग को स्थापित करके हिंदी भाषा को पढ़ाने की बात उठने लगी। इसके फलस्वरूप 1961 में हिंदुस्तानी विभाग उर्दू और हिंदी के 2 स्वतंत्र विभागों में विकसित हो गया। इसके पीछे भारत और जापान के बीच 1952 में स्थापित की गई शांति मैत्री संधि का प्रभाव निश्चित रूप से रहा था। जैसे कि मैंने बताया, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा का विधिवत दर्जा मिल गया था। यह बहुत ही स्वाभाविक ही था कि जापान में भी इस लिपि में हिंदुस्तानी भाषा को पढ़ाया जाए। जापान में हिंदी की विकास यात्रा यहाँ रुकती ही नहीं, बल्कि और आगे बढ़ती गई। 1966 में एमए, 1992 में पीएचडी, ये दोनों के पोस्ट ग्रेजुएट का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ था। हमारे हिंदी विभाग में हर साल लगभग 25 छात्र बीए में दाखिला लेते हैं। ध्यान रखिए, जापान में बीए और बीएससी की पढ़ाई 4 साल की होती है। तो तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ बीए में कुल मिलाकर 100 से अधिक छात्र छात्राएं अभी हिंदी सीख रहे हैं। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी को जापान सरकार के विदेश मंत्रालय में या पत्रकारिता की दुनिया में या भारत के व्यावसायिक संबंध रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में जगह मिल जाती है। कई एक स्वतंत्र रूप से दुभाषीय के काम में लग जाते हैं। एमए और पीएचडी में अब 5-6 विद्यार्थी शोध में लगे हुए हैं। नमूने के तौर पर उनके शोध कार्य का विषय आपको बताऊं तो इस प्रकार है: देवकी नंदन खत्री का रचना संसार, हिंदी उर्दू के साहित्यिक इतिहास के सह लेखन और प्रणलेखन और आधुनिक भारत में भाषाई समस्या। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि शोध कार्य करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से हमारे यहाँ
विद्यार्थी आ जाएंगे। साथ ही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के भारत से संबंधित किताबों का विशेष संग्रह है। लाइब्रेरी में भारतीय भाषाओं की 1 लाख से अधिक पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं संग्रहित हैं, जिनमें ऐसा कई एक बहुमूल्य सामग्री भी है जो भारत, यूके या अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। हर महीने जापान के बाहर से शोध सामग्री का आदान प्रदान के पेशकश आते रहते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया, जापान में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्यापन में पहले पैर प्रेमचंद जी का नाम आता है। आना स्वाभाविक ही है, और ये इसीलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि हिंदुस्तानी विभाग के पहले जापानी प्रोफेसर गामो साहब 1936 में जापान सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से दौरा निरीक्षण के लिए ईरान और भारत में भेजे गए। तब प्रेमचंद जी से उनके अंतिम दिन में गामो जी की मुलाकात हो पाई। वे प्रेमचंद जी की बहुत सारी पुस्तकें, जो ज्यादातर प्रथम संस्करण की थी, अपने साथ लेकर जापान वापस आए। तब से प्रेमचंद जी की कई उपन्यास कोस में लगा दिए जाने लगे। गोदाम, फूस की रात और अन्य कहानियां की आदि की जापानी अनुवाद भी निकले हैं। आप लोगों को ये जिज्ञासा हुई होगी कि आज़ादी के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद जी के रचनाओं के अलावा हिंदी की कौन सी पुस्तकें कोर्स में लगाई गई थी। अब मैं बताता हूँ। भाषा विज्ञान के विषय पर प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा जी, जो एक समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे थे, और पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की किताबें लगातार, दोनों की किताबें लगातार कोर्स में लगाई जाती थी। और इसके बाद हरदेव बाहरी जी की किताबें भी में शामिल हो गई। साहित्य के क्षेत्र में इलाहाबाद साहित्यिक मंदिर के लेखकों और साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हिंदी विभाग के प्रथम जापानी प्रोफेसर दोईजी 50 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारत सरकार के छात्रवृत्ति पर भेजे गए थे। इसी वजह रामधारी सिंह दिनकर जी और हरबंश राय बच्चन जी दोईजी के प्रिय लेखकों में आए थे। 60 के दशक के बाद राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराकार, ईराचंद्र जोशी, निर्मल वर्मा, यशपाल, नरेंद्र देव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और मुक्तिबोध वगैरह की रचनाएं कोर्स में आने लगी। ऐसे लेखकों की नामावली से ये पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्यापन भारत की यूनिवर्सिटी की तुलना में कोई कमी नहीं है, पर एक ही स्तर पर किया जाता है। अभी मुझे याद है 1985 की बात है, जब वात्स्यायन जी आज्ञे हमारे यूनिवर्सिटी में आए। तब हमारे विभाग के सभी लोगों के साथ उनकी प्रिय जगह इजू में, जो टोक्यो से दक्षिण पश्चिमी की ओर स्थित तटीय इलाका ही है, और यहाँ का जिक्र आज्ञे जी की यात्रा वृत्तांत अरे या पर रहेगा याद में आता है। साथ साथ घूमने गए थे, और इस शताब्दी में आते आते हमने टोक्यो में भारत सरकार की आर्थिक सहायता से 3 बार अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन बहुत सफलताओं के साथ किए थे, जिनमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से जाने माने विद्वान और साहित्यकार हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे थे। हमारे विभाग में जितने जापानी प्रोफेसर रहे, उन सभी को विश्व हिंदी सम्मान या हिंदी सेवी सम्मान द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और 2018 में मॉरिशस में आयोजित 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन में हमारी यूनिवर्सिटी को इस सम्मेलन के इतिहास में पहली बार विश्व हिंदी संस्था सम्मान मिल गया था। जापान और भारत के बीच लोगों का आना जाना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ,
आज इधर 2 साल से कोरोना वायरस की महामारी के कारण आवाजाही लगभग बंद हो गई, पर निकट भविष्य में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने के बाद फिर से जरूर शुरू होगी। ये सही बात है, बिना हिंदी के दोनों देशों में अंग्रेजी के माध्यम से काम चला सकते हैं, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि हिंदी लिखने, बोलने और पढ़ने से जो दृश्य सामने दिखाई देने लगता है वो अंग्रेजी में कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आजकल पूरे जापान में 30,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग हमारे पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं। उन लोगों को जापानी भाषा बोलने को बाध्य होना पड़ा है, पर अगर जापानी लोगों के बीच हिंदी जानने वालों की संख्या थोड़े भी बढ़ जाए तो निश्चित ही नए जापानी समाज खड़ा होकर सामने आ जाएगा। इसके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को और आगे बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए। हिंदी साहित्य का अनुवाद मेरे शिष्यों द्वारा किया जाएगा ही, लेकिन साथ ही जापानी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने की भरसक कोशिशें करने की आवश्यकता है। हिंदी सिनेमा अच्छा माध्यम तो है ही, पर काफी नहीं है। लिखी हुई सामग्री की आवश्यकता है। हमारी यूनिवर्सिटी दोनों देशों के बीच एक सेतु या खड़ी के रूप में काम करते आ रही है, और मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमने इसके लिए आदर्शों के साथ काम करने वाली कई पीढ़ियों को तैयार किया है। और ये खुशी की बात भी है, वे लोग दुनिया भर में कहीं भी हर जगह आप लोगों से हिंदी में जुड़ सकते हैं और जुड़ते ही रहेंगे। अंत में आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्ते। योगेन चित्ता शपथेन वाचां मालं शरीरा सचावे यज्ञेन योपाकरोत्तं पवनं मुनिना पातञ्जलिं प्रजलिलानतोऽस्मि पातञ्जलिं प्रजलिलानतोऽस्मि पातञ्जलिं प्रजलिलानतोऽस्मि। नमस्ते, मेरा नाम योको हजामा है। मैं पतंजलि के योगा सूत्र सुनाऊंगी। श्री पतंजल योगा दर्शनम् अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगा चित्ता वृत्तिनिरोधः तदा प्रष्टुस्वरूपे वस्थानं वृत्तिसाप्यमितरत्ता वृत्तया पञ्चतया कृष्टा प्रमाणाय विपर्य विकल्पा निद्रा स्मृतयः। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सरामियामा है।
मैं भी पतंजलि के योगा सूत्र सुनाएंगी। प्रत्यक्षानुमाना कामः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं तदेरूपा प्रतिष्ठिं सप्तज्ञानुपाठी वस्तु शून्यो विकल्पः अभाववृत्तया लम्बना वृत्तिनित्वा अनुभूतविषया सम्प्रमुषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तं निरोधः। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इशिदा है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हिंदी दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं भारत के राजदूत श्री संजय कुमार वर्मा जी और विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी का आभारी हूँ। मेरा विषय है स्वतंत्र भारत और हिंदी साहित्य। सर्वविदित है कि कई दशकों के संघर्षों के बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। ये बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन ये खुशी एक दुख के साथ आई थी और वो दुख था देश का विभाजन। उस जमाने के लेखकों ने स्वतंत्रता की खुशी भी लिखी थी, लेकिन खुशी से ज्यादा दुख को अपनी रचनाओं में जगह दी थी, जो विभाजन ने लोगों के सिर पर लादा था। भीष्म साहनी का तमस, जो जापानी भाषा में भी अनुदित है, एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन लेखकों ने तमाम सारे दुखों के पीछे से मानवता की किरणों को चमकते भी देखा था। हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया था, तो मुसलमानों ने भी हिंदुओं और सिखों को बचाया था। अज्ञेय का बदला, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का मास्टर साहब आदि इसके उदाहरण हैं। स्वतंत्रता की खुशियां कुछ सालों में धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी थी। इसको चित्रित किया था नई कहानी ने, जो स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य में आया पहला साहित्यिक आंदोलन था। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं उस जमाने के माहौल को व्यक्त करने वाला एक अच्छा उदाहरण है। फिर भी ऐसे निराशा भरे माहौल में भी लेखक नए जमाने के अंकुरों को पकड़ लेते थे। मोहन राकेश ने नए बादल में नए विचार के नौजवानों को चित्रित करके पुरानी पीढ़ी के दकियानुसी खोखलेपन को दिखाया था। यशपाल ने झूठा सच में नेहरू सरकार की पंचवर्षीय योजना के योजनाकार के साथ समाज सेवा में अग्रसर सुशिक्षित नायिका की शादी से समाजवाद के सपने को देश के भविष्य के रूप में दिखाया था। दूसरी ओर रेणु ने महिला आंचल आदि आंचलिक साहित्य से बदलते ग्राम समाज को दिखाया। सन 60 के दशक में कई साहित्यिक आंदोलन आए थे। उनमें महीप सिंह के चलाए सचेतन कहानी ने जीवन के सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश की थी। कमलेश्वर ने
समांतर साहित्य के नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसमें आम आदमी के दृष्टिकोण से यथार्थ को समझने की कोशिश की गई। अभी ये सब चल रहे थे तब 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर लोगों को चौंकाया था। रेलगाड़ियां समय पर चलने लगी, सरकारी दफ्तरों में बाबूजी समय पर बैठने लगे और घूस मांगना भी रुक गया। इसलिए शुरू में लोगों ने आपातकाल का स्वागत किया था, लेकिन लोगों की खुशी जल्दी ही भय में बदल गई। लोग सरकारी आदेशों को चुपचाप मानने पर मजबूर हो गए। विरोध की आवाज उठाने वालों को पकड़ा गया था या भागकर भूमिगत होना पड़ा। साहित्यकार भी चुप से हो गए। जब आपातकाल समाप्त हुआ, साहित्यकारों को राजनीति और साहित्य के संबंधों पर फिर से विचार करना पड़ा। प्रगतिशील लेखक संघ विभाजित हुआ और जनवादी लेखक संघ का जन्म हुआ। लेकिन अब साहित्य का आंदोलन लगभग खत्म हो गया। राजनीति में कांग्रेस कमजोर हो गई। टीवी ने रामायण की सफलता के बाद पौराणिक कथाएं दिखाना शुरू किया। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित मान्यताएं धुंधली सी होने लगी और भारतीय जनता पार्टी नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर आई। 90 का दशक शुरू होते ही दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय समाज को धक्का देकर आमूल परिवर्तन दिलाया। पहली घटना थी वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट को स्वीकृति देने की घोषणा। इस घटना ने आरक्षण के मुद्दे को नए मंच पर खड़ा किया और जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज की हलचल को नया आयाम प्रदान किया। दूसरी घटना थी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण। इस परिवर्तन ने बहुत बड़ी संख्या में मिडिल क्लास को पैदा किया। इन परिवर्तनों के आधार पर हिंदी साहित्य में नई लहरें आई हैं। वे हैं हिंदी दलित साहित्य और स्त्री विमर्श का साहित्य। फिर नई शताब्दी ने तीसरा परिवर्तन दिलाया, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। इसने हिंदी लेखकों को एकदम नई दुनिया खोलकर दे दी। अब लेखक किसी प्रकाशक के अधीन रहने पर मजबूर नहीं है। उसे जब भी अपना विचार व्यक्त करना हो तो सोशल नेटवर्क के तरह तरह के साधन मिलते हैं। साहित्य जगत में अब कोई आंदोलन नहीं है। कोई भी लेखक अपने विचार या भावना को अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के व्यक्त करने को आजाद है। यूं ये स्थिति एक तरह की केओस अराजकता दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्थिति समाज में जब समृद्धि होगी, उदारता होगी, हर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति भावना और अधिकार को सम्मान देगा, तभी संभव होती है। भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिनाया जाता है। देश की असली ताकत जनता की ताकत है। जनता की ताकत उसके साहित्य पर प्रतिबिंबित होती है और साहित्य की ताकत लेखक की आजादी पर निर्भर करती है। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि अब भारत ऐसा देश बनने को अग्रसर है जिसका साहित्य जनता को जिंदगी की खुशी और ताकत देगा और जनता देश को समृद्ध करेगी। धन्यवाद। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले।
है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाड़ नाड़ बह के अख नाल अख नू मिला के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, आवे झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, हाय करांगे नाड़ नाड़ बह के अख नाल अख नू मिला के। नमस्कार मेरा प्रिय दोस्त और हिंदी प्रेमियों, मेरा नाम हिरोयुकी सतो है। मैं जापान में मुसाशिनो विश्वविद्यालय का अध्यापक। मैं भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृत भाषा सिखाता हूँ। आज आप लोगों के साथ हिंदी दिवस को मनाने में मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर मैं हिंदी चलचित्र के संवाद के विषय बात करना चाहूँगा। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। हिंदी साहित्य और कविता पढ़ना और हिंदी गाना सुनाना और हिंदी में कुछ लिखना और हिंदी में भारतीय लोगों के साथ बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशेषतः हिंदी चलचित्र देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी चलचित्र देखने से सिर्फ हिंदी भाषा नहीं, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों के विचार भी मैं सीख सकता हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि पुस्तक पढ़ने से अधिक चलचित्र देखने से भारतीय संस्कृति का ज्ञान अधिक और अच्छी तरह मिल सकता है। इसलिए मैं हिंदी चलचित्र देखता रहता हूँ, परंतु चलचित्र का अनुसंधान और उसकी समालोचना करना मेरे इरादा नहीं है। चलचित्र का निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, अभिनेता या अभिनेत्री कौन है, ऐसी बातें मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ चलचित्र देखना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं चलचित्र के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि चलचित्र के संवाद पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हिंदी चलचित्र में प्रभावशील संवाद बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ये शोरे से मैं आरंभ करता हूँ। गब्बर सिंह पूछता है, कितने आदमी थे? तो खारिया घबरा कर उत्तर देता है, सरदार 2 आदमी थे। फिर गब्बर सिंह, 2 आदमी, वो 2 थे और तुम 3। फिर भी वापस आए खाली हाथ। क्या समझकर आए थे कि सरदार खुश होगा, सरदार शाबाश देगा? क्यों? इसके बाद तेरा क्या होगा खारिया, ऐसे संवाद आता है। और दीवार से भी विजय चिल्लाकर कहता है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है,
बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसका छोटा भाई लाभी गर्वित होकर उत्तर देता है, मेरे पास माँ है, बस इतना ही। बहुत छोटा संवाद है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। और एक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस चलचित्र से एक संवाद मुझे सुनाना पड़ेगा। सिमरन के पिता बेटी सिमरन का हाथ छोड़कर कहता है, जाओ सिमरन जाओ, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जाओ बेटा जाओ, अपने लाज के पास जाओ, जा सिमरन जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। शायद यह संवाद सुनकर गाना भी सुनाई देता होगा और दृश्य भी दिखाई देता होगा। और इस दृश्य के बाद रेलगाड़ी में लाज सिमरन से कहता है, बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी बातें रहती होती है। और ये चक्रे इंडिया, इससे भी एक संवाद सुनाना चाहूंगा। कबीर खान प्रतियोगिता से पहले लड़कियों को साहस दिलाने के लिए कहता है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी में सबसे खास 70 मिनट। आज अच्छा करोगे या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस संवाद के अंत में तो जाओ जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन लो। ऐसे सब संवाद बहुत प्रसिद्ध है। निसंदेह सब भारतीय लोग ऐसे संवाद अच्छी तरह जानते हैं और बोल भी सकते हैं। और उसके अतिरिक्त प्रसिद्ध संवाद भी बहुत अनेक है। लेकिन अब मैं और दूसरे प्रसिद्ध संवाद नहीं सुनाऊंगा, बस एक चलचित्र के संवाद सुनाना चाहूंगा। उस चलचित्र का नाम सुपा साथी, वो आनंद कुमार के जीवन और उनके विचार पर आधारित बनाया हुआ चलचित्र है। मैंने ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अभी तक बार बार 10 बार, 20 बार, 30 बार देखा है। आनंद कुमार जी गणित के शिक्षक हैं। सब लोग कहते हैं कि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, इसलिए थोड़ा सा शिक्षा के बारे में मुझे बताने दीजिए। हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए। आज उतने समस्याएं हैं, कर उन समस्याओं को सुलझा करके अच्छा भविष्य बनाना है। तो भविष्य कौन बनाएगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारा भविष्य कौन बनाएगा? हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारे बच्चे बना ना सकेंगे। हमारे बच्चों को हमारा भविष्य अच्छा
बनाना है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन गरीबी के कारण कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। भगवान ने जिन बच्चों को प्रतिभा तो दी है, लेकिन दुनिया उन बच्चों को साधन नहीं दिया। आनंद कुमार जी ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाते हैं। मैं भी शिक्षक, अध्यापक, शिक्षा देने वाला हूँ। ये सुपर साथी देखकर मुझे अपने जीवन और शिक्षा के बारे में सोचने का अवसर मिला और आनंद कुमार जी के जीवन और उनके विचार से प्रेरणा भी मिली है। अब मैं इस सुपर साथी से कुछ संवाद सुनाना चाहूंगा। आनंद कुमार जी डरते हुए बच्चों को बोलता है, ये अमीर लोग अपने लिए खुद चिकनी सड़क बनाई, हमारी लाह में ऐसा बड़ा बड़ा गड्ढा खो दिया, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी। हमको सारा चरण लगाना सिखा दिया। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा चरण हम ही मारेंगे, हम ही मरेंगे। मैं चरण मराऊंगा, मैं चरण चलाऊंगा। और एक आदमी आनंद कुमार जी के बारे में कहता है, बहुत कठिन होता है अपने आत्मा सामान के आगे कुछ लगवाना। आनंद बाबू जानते हैं कि उनके कर्तव्य के आगे और कुछ नहीं आता। मुझे लगता है कि ये संवाद आनंद जी का विचार अच्छी तरह जताता है। और सुपर साथी से एक गाना भी सुनाना चाहूंगा। ऐसी गाना है, अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, लाजा या लंक हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके, नियम हो, नियम हो, नियम हो, जहां का नया ये नियम हो। मेरी आज्ञा की बिगड़ा के ज्ञान से बनती सपने चुरा सके, कुदरत ने एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके, नियम हो, नियम हो, नियम हो, जहां का नया ये नियम हो। कोई हुनर जिसमें हो, समय उसका ही बदलता है, माटी नजर आता है, फिगर कर सोना उगरता है। क्या लेना जात से, क्या लेना नाम से, पहचाने सबको काम से, बोए दस्तूर ने जितने मतभेद है उसको जड़ से मिटा सके, लाजाया लंक हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके, नियम हो, नियम हो, नियम हो, जहां का नया ये नियम हो। मैंने सुना ये संवाद उतनी मुश्किल हिंदी नहीं है, थोड़े से प्रयत्न से समझ सकते हैं। जब हिंदी चलचित्र देखते हैं तब यदि हिंदी में समझ सकेंगे तो हमें अधिक आनंद मिलेगा। इसलिए अवश्य हिंदी भाषा सीखेगा और हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी चलचित्र देखेगा।
हिंदी चलचित्र देखने से हिंदी भाषा सीखेगा। यहाँ तक मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले, गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो, हम आए बल शंकर के मूड है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो, वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो। सुन के गिले गिले सुन सुन के बारी बारी यहाँ जम के आजा देसी कमर पे ठुमके उछाल दे। तो सारे शर्म आज छट के जरा जरा नशा करके जितनी भी है शर्म दिल से निकाल दे। अपनी ही शर्तों पे नचना, आज रंगों से कोई नहीं बचना। कल सुबह तक अब नहीं थकना रे हो दो राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के होई बिल्लती बांध चढ़ा के नाचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो, हम आए बल शंकर के मूड है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो, वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर। रंगूड़ने दो, रंगूड़ने दो। नमस्ते। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सब दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं योशिफुमि मिजुनो, टोक्यो विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय टोक्यो में हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आपके सबके प्रति मैं आभारी हूँ।
हिंदी और जापानी भाषा बिल्कुल अलग है, पर दोनों के कुछ शब्दों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए, हम हिंदी के पति पत्नी के यानी दंपति के पति को जापानी में दान्ना कहते हैं। ये शब्द मूलतः संस्कृत से जुड़ता है, जहाँ दानापति मतलब बहुत दान करने वाला था। लगभग 1000 वर्ष पहले जापानी लोगों ने बौद्ध धर्म के सूत्र से यह शब्द पति को चुना था। उस समय शायद सारे पति बहुत दान करने वाले होते थे। असल में दान तो केवल पैसे या जायदाद देना ही नहीं, बल्कि उपदेश या ज्ञान देना भी एक प्रकार का दान है। जिनके पास पैसा या ज्ञान दोनों नहीं है, वे भी किसी को सुरक्षा देकर निर्भय बना सकते हैं, कमजोर लोगों पर दया कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट छाया हुआ है, यानी विपत्ति में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये विपत्ति काटने के लिए या दूर करने के लिए हमें जापानी भाषा का पति बनना चाहिए, जिससे हम सभी एक दूसरे को निर्भय बना दे सकेंगे। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले जीले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। अरे पगले फिकर नॉट, अरे पगले फिकर नॉट, अरे पगले फिकर नॉट, अरे पगले फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे, होने दे, होने दे, अरे पगले फिकर नॉट। कल की खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड लेके किस्तें क्यों भर रहा है आज को दंड देके। ओ कल की खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड लेके किस्तें क्यों
न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने का पीने का जीने का बोले तो जिंदगी है शॉर्ट। अरे रे पागल फिगर नॉट, अरे रे पागल फिगर नॉट, अरे रे पागल फिगर नॉट, अरे रे पागल फिगर नॉट। जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे पागल फिगर नॉट। नमस्ते, मेरा नाम योइची युकीशिता है। मैं टोक्यो में 1982 से जापानियों को हिंदी पढ़ाता हूँ। आज मैं हिंदी और जापानी भाषा की समानता बताना चाहता हूँ। जापान में करीब 1500 साल पहले से बौद्ध धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। आधुनिक जापानी वर्णमाला तो संस्कृत वर्णमाला के आधार पर बनी थी। जापानी भाषा में संस्कृत के कई शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जापानी के वाक्य में शब्दों का क्रम हिंदी के समान ही है। वाक्य के सिरे पर कर्ता है और अंत में क्रिया। क्रिया की कर रचना भी धातु के रूप बदलने से होती है। आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, घर में, स्टेशन पर आदि क्रिया विशेषणों के स्थान भी एक ही है। अब कुछ उदाहरण देखिए। आप कहाँ रहते हैं? अनाता वा दोको नि सुंदे इमासु का? मैं टोक्यो में रहता हूँ। वताशी वा टोक्यो नि सुंदे इमासु। जापानी भाषा में हिंदी की तरह वाक्य के क्रम में व्याकरण का बंधन नहीं होता, इसलिए हम अपनी इच्छा से उनका क्रम बदल सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? अनाता वा दोको नि सुंदे इमासु का? मैं टोक्यो में रहता हूँ। वताशी वा टोक्यो नि सुंदे इमासु। कहाँ आप रहते हैं? दोको नि अनाता वा सुंदे इमासु का? टोक्यो में मैं रहता हूँ। टोक्यो नि वताशी वा सुंदे इमासु। रहते हैं कहाँ आप? सुंदे इमासु का दोको नि अनाता वा? रहता हूँ टोक्यो में मैं। सुंदे इमासु टोक्यो नि वताशी वा। रहते हैं आप कहाँ? सुंदे इमासु का अनाता वा दोको नि? रहता हूँ मैं टोक्यो में। सुंदे इमासु वताशी वा टोक्यो नि। इस बदलाव से वाक्य का अर्थ एक है, पर उसका अभिप्राय हिंदी के समान बदल जाता है। अब आपको पता चला होगा कि भारतीय लोगों के लिए जापानी भाषा बोलना आसान है। आप भी जापानी भाषा सीखने की कोशिश करके देखिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, कोनिचिवा।
भारतीय दूतावास टोक्यो की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। विख्यात हिंदी विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। जिसका अर्थ था कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय का शूल व्यक्ति का नहीं मिटता है, और अपनी भाषा का विकास ही सभी प्रकार की उन्नति और विकास का मूल है। शायद इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पे स्वीकार किया था। तब से हम हिंदी दिवस को एक महान उत्सव की तरह मनाते हैं। हिंदी की संस्कृति एक सजीव संस्कृति रही है, जिसमें हिंदी संस्कृत भाषा की औरस पुत्री तो है ही, हिंदी तमाम बोलियों से भी पल्लवित और पुष्पित होती रही है। उसमें फारसी अरबी के भी रंग हैं, तमाम सहोदर भाषाओं के भी रंग हैं, और आज भी हिंदी अपने हृदय को विशाल करके नए शब्दों को भी अपने अंदर समाहित करती रही है। और हिंदी के शब्द इतने लोकप्रिय हो रहे हैं विश्व में कि अंग्रेजी भाषा ने भी हिंदी के तमाम शब्दों को अपने अंदर स्वीकार किया है और वो विश्वव्यापी हो गए हैं। हिंदी का उत्सव सिर्फ भारतीय हिंदी भाषियों का ही उत्सव नहीं है। हिंदी विश्व में तमाम स्थानों पर भारतीय संस्कृति के माध्यम से, भारतीय फिल्मों के माध्यम से और भारतीय प्रवासियों के साक्षात्कार द्वारा भी विकसित हो रही है, प्रचलित हो रही है, व्याप्त हो रही है। जापान में हिंदी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन भारत की आज़ादी से भी पहले प्रारंभ हो गया था। और जैसा कि आपने देखा कि जापान में हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को अपना विशाल योगदान दिया है। उसमें से कुछ झलकियाँ आपने आज के हिंदी विद्वानों के भाषण में देखी। विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास टोक्यो भी हिंदी का अध्ययन जापानियों के लिए प्रस्तुत करता है, और इसीलिए आपने विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को भी आज देखा। और इसके माध्यम से हम सब ने जाना कि हिंदी एक प्रमुख भूमिका निभा रही है भारत और जापान को आपस में जोड़ने में। यह हमारा सौभाग्य है कि आज जापान के तमाम हिंदी के विद्वान, हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी और विभिन्न कलाकार जो हिंदी के माध्यम से भारत और जापान के संबंधों की गहराई को समझते हैं, उन्होंने आज अपना इस कार्यक्रम में योगदान दिया। हम जापान के विभिन्न हिंदी विद्वानों का अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति की कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज उन्होंने इस आयोजन में भागीदारी की। हम उन कलाकारों
का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हिंदी में प्रस्तुति दे करके अपना हमें सहयोग किया, और हम अपने कार्यवाहक राजदूत श्री मयंक जोशी का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज के आयोजन में अपना योगदान दिया। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन में शामिल होने के लिए, इसका दर्शक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रकार के तमाम आयोजनों से हिंदी भाषा के प्रति अपना समर्पण दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार पुनः हिंदी दिवस 2021 की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।